ये कहानी उस खोखले वैचारिक अहंकार की है जहां किताबी ज्ञान और अनुभव के बीच एक गहरी खाई थी। भवतोष ने कुरूपता को अपना आदर्श मानकर एक स्त्री को केवल वस्तु समझा, परंतु पुलिना की चतुराई ने उसके पुरुषोचित अभिमान को धूल चटा दी। क्या किताबी सिद्धांत जीवन की सहज सुंदरता के आगे टिक पाएंगे, या अनुभव की एक लहर ही इन काल्पनिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए काफी है? चलिए सुनते हैं अहंकार और बुद्धिमानी के बीच छिड़ी ये मनोवैज्ञानिक जंग। प्रतिज्ञा पूर्ति। भवतोष कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ तो रहा है, मगर उसका मन वहां बिल्कुल नहीं लगता। इस विदेशी विज्ञान और तालीम के प्रति उसके मन में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है। उसका तो साफ मानना है कि अंग्रेजी पढ़ पढ़कर ही ये देश और यहाँ की नस्लें तबाह हो गई हैं। वो अक्सर इस बात पर गहरा अफसोस जताता कि हमारे पुराने आर्य संस्कार और वो गौरवशाली दिन अब भारत से कोसों दूर जा चुके हैं और उन्हें वापस लाने का अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। घर परिवार और रिश्तेदारों के भारी दबाव के कारण वो मजबूरी में अंग्रेजी की ये किताबें सीने से लगाए बैठा है, वरना उसका असली सपना तो नवद्वीप या भटपल्ली जैसे किसी पावन धाम में जाकर किसी टोले में भर्ती होने का था, जहां वो असली विज्ञान और शास्त्रों की शिक्षा ले सके। पर हैरानी की बात यह है कि आज के इस चकाचौंध वाले दौर में भी अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद भवतोष ने अपने आचार विचार, खान पान और रहन सहन को पूरी तरह शुद्ध और सनातनी रखा है। वो कलकत्ता के एक मेस में रहकर पढ़ाई करता था, जहां आधुनिकता की हवा उसे छू तक नहीं पाई थी। तभी एक दिन अचानक पूजा की छुट्टियां हो गईं। भवतोष ने घर के लोगों के लिए नए कपड़े और तोहफे खरीदे, अपना बक्सा और पोटली बांधी और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसका गांव कलकत्ता के शोर शराबे से बहुत दूर नहीं था, पर वहां की हवा में अब भी वो पुरानी सादगी बाकी थी। पूजा के दिन मजे में बीत गए और फिर पूर्णिमा की वो पावन सुबह आई। भवतोष की विधवा माता भोर की पहली किरण के साथ गंगा स्नान के लिए निकली। गंगा का वो घाट गांव से थोड़ी दूरी पर था, जहां सुबह सुबह गांव की सुहागिनों और औरतों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। स्नान के बाद जब वे घाट की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तभी उनकी भेंट अपनी बचपन की सखी से हुई, जो उपेंद्र बंद्योपाध्याय की धर्मपत्नी थीं। उपेंद्र बाबू की पत्नी ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, क्यों दीदी, सब कुशल मंगल तो है ना? दोनों सहेलियां काफी देर तक एक दूसरे का हालचाल पूछती रहीं। बातों बातों में उपेंद्र बाबू की पत्नी ने पूछा, क्या भवतोष घर आया है? हाँ, आया तो है, पर अब उसकी छुट्टियां भी खत्म होने को हैं। कुछ ही दिनों में वापस कलकत्ता चला जाएगा। माता ने एक लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया। उपेंद्र बाबू की एक 13 साल की बेहद खूबसूरत बेटी थी, जिसका नाम था पुलिना। लड़की अब तक कुंवारी थी और विवाह के योग्य हो चुकी थी। उपेंद्र बाबू की पत्नी ने बड़ी उम्मीद के साथ प्रश्न रखा, देखो दीदी, अगर मेरी पुलिना और तुम्हारे भवतोष का ब्याह हो जाए तो कितनी सुंदर जोड़ी जमेगी, क्या ख्याल है तुम्हारा? भवतोष की माता ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, अरे बहन, मेरी तो बरसों से यही हसरत है, पर क्या करूं, मेरा लड़का ब्याह के नाम से ही बिदक जाता है। न जाने कितने सुंदर और संस्कारी रिश्तों को उसने ठुकरा दिया। अरे एक बार फिर उससे पूछकर तो देखो, वो तुम्हारा बड़ा बेटा है। घर में बहू आएगी तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा। आखिर वो शादी से इतना कतराता क्यों है? माता ने आश्वासन दिया कि वे घर जाकर एक बार फिर उससे बात करेंगी। अगर लड़का राजी हो गया तो इसी अगहन के महीने में शहनाइयां गूंज सकती हैं। जब माता घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि भवतोष बैठक में बैठा बड़े ध्यान से पराशर संहिता के हिंदी अनुवाद का पाठ कर रहा था। उसे विज्ञान और धर्म की गूढ़ बातों में खोया देख माता ने धीमे से पुकारा, बेटा जरा अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भवतोष ने बड़े ही सम्मान के साथ किताब बंद की और अपनी माता के पीछे पीछे कमरे के भीतर चला गया। कमरे में पहुंचकर माता ने बड़े ही ममता भरे स्वर में कहा, बेटा, अब मेरी एक बात मान लो, अब तुम ब्याह कर लो। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मेरी आंखों की प्यास है कि मैं घर में बहू का मुंह देखूं। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? जैसा कि मैंने पहले बताया, भवतोष शादी के नाम से सख्त चिढ़ता था, पर उसका विरोध कोई आम लड़कों जैसा नहीं था। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि अभी वो कमाता नहीं है या पढ़ाई के बीच में शादी करना विदेशी तौर तरीकों के खिलाफ है। उसका डर कुछ और ही था, और वो डर काफी हद तक आज के समाज की हकीकत से जुड़ा था। उसने अखबारों में पढ़ा था और लोगों से सुना था कि आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़कियां अब वो संस्कारी गृहलक्ष्मी नहीं रहीं, वे बहुत ज्यादा शौकीन और बाबू बन गई हैं। वे शास्त्रों के अनुसार अपने पति को वो सम्मान और भक्ति नहीं देती जिसकी वो हकदार हैं, बल्कि वे पति के साथ बराबरी और दोस्ती का रिश्ता निभाने की जिद करती हैं। उसे डर था कि ऐसी आधुनिक पत्नी उसके सनातनी जीवन को तहस नहस कर देगी। पर सामने उसकी विधवा माँ खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो अपनी माँ की आज्ञा टालकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर माँ फिर से जिद करेंगी
तो वो ब्याह के लिए हाँ कह देगा। पर उसकी एक शर्त थी, वो लड़की वैसी ही होनी चाहिए जैसा उसका अपना आदर्श था। भवतोष के मन में ब्याह को लेकर कुछ ऐसे विचार और सिद्धांत थे जो आज के ज़माने के हिसाब से बड़े ही अनोखे और थोड़े अजीब लग सकते थे। उसके मेस में साथ रहने वाले सारे सहपाठी और साथी इस बात से बखूबी वाकिफ थे। अक्सर रातों के वक्त जब सब खाना खा लेते तो मेस की छत पर लड़कों की एक महफिल जमती थी। चांदनी रात हो या अंधेरी, वहां खड़े खड़े सिगरेटों के कस लगाए जाते और जब उन सिगरेटों के सिरे एक साथ अंधेरे में जगमगा उठते तब शुरू होती थी गंभीर चर्चा। और अक्सर ब्याह की बात छिड़ने पर भवतोष का ज्ञान किसी सोते की तरह उमड़ने लगता था। तर्क की गहराई में उतरते हुए भवतोष ने न जाने कितनी बार गरज कर कहा था, देखो भाई, अगर मैंने कभी ब्याह किया, अगर कभी उस अटूट बंधन में बंधा, तो मैं किसी बेहद काली और बदसूरत लड़की से ही ब्याह करूंगा। इसकी एक बहुत ठोस वजह है। जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनके दिमाग अक्सर सातवें आसमान पर रहते हैं। उनके भीतर एक अजीब सा गुरूर और घमंड घर कर जाता है। वे ना तो सास ससुर की सेवा और भक्ति करना जानती हैं और ना ही पति को वो सम्मान और गुरु ज्ञान दे पाती हैं जिसकी वो हकदार है। वो अर्धांगिनी और सहधर्मिनी बनने के बजाय महज सहविलासिनी बनकर रह जाती है, जिसे बस सुख सुविधाओं और ऐशो आराम से प्यार होता है। इसके अलावा उनकी नज़ाकत और उनके नखरे भी कम नहीं होते। वे खुद को संवारने और दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने के लिए इतनी बेचैन और व्यग्र रहती हैं कि पति बेचारे का दम ही निकल जाए। उन्हें कीमती साबुन चाहिए, सुगंधित इत्र चाहिए, पाउडर चाहिए और तो और रोज नई और महंगी साड़ियां और सैमीज चाहिए। पति तो बस इन फिजूल खर्चों के बिल भरते भरते ही खप जाए। भवतोष अपनी बात आगे बढ़ाता और कहता, यही नहीं, मैं किसी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से भी ब्याह नहीं करूंगा। आज की ये शिक्षित लड़कियां बस दिन भर उपन्यास यानी नॉवेल पढ़ने में डूबी रहती हैं और कुछ तो खुद को लेखिका समझकर कहानियां लिखने बैठ जाती हैं। दिन भर ताश खेलेंगी या फिर पति को कविता वाली प्रेम चिट्ठियां लिखने में ही सारा वक्त बर्बाद कर देंगे। घर के कामकाज धूल फांकते रहेंगे। पूजा पाठ और धर्म कर्म के नियमों के लिए तो उनके पास समय ही नहीं होता। यहां तक कि मासूम बच्चा भी जमीन पर पड़ा रोता रहता है, पर उन्हें परवाह नहीं होती। वे ममतामयी मां बनने के बजाय महज एक सुशिक्षित पुतली बनकर रह जाती हैं। उसकी ये ओजस्वी और जोश भरी स्पीच सुनकर कुछ लड़के मजाक में कह देते हैं, अरे भवतोष बाबू, ये सब कहना तो बहुत आसान है, पर जब असली मौका आएगा तब देखेंगे आप क्या करते हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है मशाए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं पर निभा नहीं पाते। ये सुनकर भवतोष का खून खौल उठता और वो चिढ़कर कहता, देख लेना आप लोग, वक्त आने पर आजमा लेना। मेरा जो वचन है वही मेरा कर्म है। मेरी प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। पर घर पर जब मां ने बार बार उसे ब्याह के लिए मनाया और ढेरों मिन्नतें की तो आखिरकार भवतोष राजी हो गया। उसने बड़े ही संयम के साथ कहा, ठीक है मां, मैं ब्याह करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, मैं खुद लड़की को अपनी आंखों से देख परख कर ही हां कहूंगा। यह सुनकर मां बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि लड़का अब रास्ते पर आ रहा है। उन्होंने बड़े चाव से कहा, तुम खुद देखना चाहते हो? ये तो और भी अच्छी बात है। पास ही के गांव में एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की है, उम्र भी महज 13 साल है। भवतोष जैसे चौंक पड़ा और उसने अचरज से पूछा, क्या वो बहुत सुंदर है? मां ने बड़े उत्साह, ममता और गर्व के साथ कहा, अरे बहुत सुंदर। उसका चेहरा तो एकदम साक्षात प्रतिमा की तरह गढ़ा हुआ है। नाक नक्श तो देखो, वैसी सुडौल नाक, वैसी ही मोहक आंखें और वैसी ही भाल की कमान जैसी भौं हैं। उसका रंग तो मानो खिले हुए गुलाबी गुलाब जैसा निखरा हुआ है। भवतोष धीरे से पर बहुत ही गंभीर और भारी स्वर में बोला, तब तो मां, मैं उससे ब्याह हरगिज नहीं करूंगा। मां अवाक रह गईं। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे हैरानी से बोली, पर क्यों बेटा? आखिर अब बुराई क्या है उसमें? हर कोई तो ऐसी ही लक्ष्मी चाहता है। भवतोष ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपना आदर्श तय कर लिया है मां, मैं सुंदर लड़की से ब्याह नहीं करूंगा। तो फिर तुझे कैसी लड़की चाहिए बेटा? मां ने बड़ी व्याकुलता से पूछा। भवतोष की आवाज किसी वज्र की तरह मजबूत और अडिग थी। मैं किसी काली और कुत्सित लड़की से ब्याह करूंगा। मां को लगा जैसे उनके बेटे का दिमाग चल गया है। वे विस्मय से बोलीं, पागल लड़के, दुनिया में हर कोई सुंदर बहू ढूंढता है, पर किस्मत वालों को ही वैसी मिलती है। लोग तो तरसते हैं ऐसी सुंदरता के लिए, और तू है कि बनी बनाई किस्मत को लात मार रहा है। सब लोग जो करना चाहते हैं करे मां, मैं थोड़ा अलग हटकर काम करूंगा।
भवतोष के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मगौरव और तेज चमक उठा। उसे लग रहा था कि वो कोई महान बलिदान दे रहा है। क्या वो भी भीड़ का हिस्सा था? क्या वो भी महज भोग विलास के लिए ब्याह कर रहा था? अपनी मां को थोड़ा दुखी और परेशान देखकर भवतोष ने उन्हें विस्तार से अपनी पूरी सोच समझाई। उसने तर्क दिए और गहराई से समझाया कि क्यों एक सुंदर लड़की कभी आदर्श हिंदू गृहलक्ष्मी नहीं बन सकती और क्यों वो साधारण रूप रंग वाली लड़की को ही प्रधानता देना चाहता है। अंत में उसने साफ कह दिया कि उसकी प्रतिज्ञा स्थिर, अचल और अटल है। मां ने उस दिन और ज्यादा बहस नहीं की। भवतोष की छुट्टियां भी अब खत्म होने को थीं, सो वो फिर से कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन उपेंद्र बंदोपाध्याय की पत्नी पालकी में बैठकर भवतोष की मां से मिलने आई। शुरुआत की औपचारिक बातचीत और हालचाल पूछने के बाद उपेन बाबू की पत्नी ने पूछा, दीवी, क्या भवतोष राजी हुआ? भवतोष की मां बोली, शादी के लिए तो राजी हो गया है, लेकिन उसकी फिर एक अजीबोगरीब जिद है। कैसी जिद? पहले तो उसने कहा कि मैं लड़की देख परख कर ही शादी करूंगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बेहद खूबसूरत लड़की है, उसे देखाओ। लेकिन वो कहता है कि मुझे सुंदर लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तो एक काली और बदसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। उपेंद्र बाबू की पत्नी ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, ऐसी बेतुकी जिद तो आज तक कभी नहीं सुनी। वो इस बारे में कुछ देर सोचती रहीं। थोड़ी देर बाद वो बोली, देखो दीदी, तुम एक काम करो, भवतोष को इस शनिवार यहां आने के लिए लिखो। उसे लिख दो कि जैसी लड़की से वो शादी करना चाहता है, हमने वैसी ही लड़की पसंद की है, वो आकर उसे देख ले। फिर जब वो आए तो रविवार की दोपहर उसे मेरे यहां भेज देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भवतोष की मां इस बात पर सहमत हो गईं। उन्होंने सोचा कि शायद उपेंद्र बाबू की पत्नी को लगता है कि अगर भवतोष पुलीना को एक बार देख लेगा तो वो शादी के लिए मना नहीं कर पाएगा। और सच तो यह है कि इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। भवतोष शनिवार को घर पहुंचा। अगले दिन दोपहर को एक घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर, बाल बिखेरे हुए, क्योंकि उन दिनों के मुनि ऋषि बाल नहीं संवारते थे, वो दूसरे गांव में उपेंद्र बंदोपाध्याय के घर जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि उपेंद्र बाबू उस दिन घर पर नहीं है, किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। एक युवक ने बड़ी सम्मान के साथ उसे गाड़ी से उतारा और बैठक में बिठाया। वो युवक उपेंद्र बाबू का ही भतीजा था। कुछ देर बाद कामवाली ने आकर खबर दी कि भीतर चलना होगा। वो कामवाली भवतोष के चेहरे की ओर देखकर दबी हुई हंसी हंसकर चली गई। उस युवक के साथ भवतोष ने घर के अंदर प्रवेश किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के सभी नौकर चाकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहे हों। भवतोष को एक कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत ही करीने से सजा हुआ था। बीच में एक आसन बिछा था। आसन के सामने एक रकाबी में फल और मिठाइयां सजी हुई थीं। थोड़ी ही दूरी पर एक और आसन बिछा हुआ था। अनुरोध करने पर भवतोष मिठाइयों की थाली के सामने बैठ गया। उसी समय बाहर से पायल की छमछम सुनाई दी। कामवाली एक लड़की को लेकर कमरे में आई। वो लड़की दूसरे आसन पर बैठ गई और बड़े कौतूहल के साथ कमरे के चारों ओर देखने लगी। शर्म के मारे भवतोष का सिर झुका हुआ था। वो धीरे धीरे फल खा रहा था और तिरछी नजरों से उस लड़की को देख रहा था। लड़की ने बैंगनी रंग की साड़ी पहन रखी थी। लड़की का रंग कोयले जैसा गहरा काला था। उसकी दोनों आंखें छोटी छोटी और गड्ढों में धसी हुई थी, जो लगातार इधर उधर घूम रही थी। माथा ऊंचा था और नाक चपटी थी। उसकी ठुड्डी तो जैसे थी ही नहीं। सामने के दांत थोड़े बाहर निकले हुए दिख रहे थे। भवतोष को लगा कि सुंदरता के मामले में ये लड़की बिल्कुल उसके आदर्शों के हिसाब से ही है। उसने थोड़ा गला साफ किया और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अचानक भवतोष की ओर देखा और अपनी जीभ थोड़ी बाहर निकालकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जगदम्बा है। तभी उस युवक और कामवाली ने लड़की की ओर गुस्से से देखा। लड़की तुरंत बोल पड़ी, जगदम्बा नहीं, मेरा नाम पुनीना है। युवक ने बात संभालते हुए कहा, पहले इसका नाम जगदम्बा था, अब बदलकर पुनीना रख दिया गया है। भवतोष ने मन ही मन सोचा कि ये बदलाव अच्छा नहीं हुआ। पुनीना सुनकर ही चिढ़ होती है। उसके मुकाबले जगदम्बा कहीं ज्यादा भारी और पौराणिक नाम है। आखिर देवी देवताओं का नाम है। शादी के बाद वो इसका नाम जगदम्बा ही वापस रख देगा। भवतोष ने फिर पूछा, तुम क्या पढ़ती हो? लड़की ने पहले की ही तरह अपनी जीभ बाहर निकालकर हैरान होते हुए पूछा। भवतोष ने फिर दोहराया, तुम क्या पढ़ती हो? कुछ नहीं पढ़ती, मेरे बड़े भाई पाठशाला में। तभी कामवाली और उस युवक ने उसकी ओर फिर से गुस्से भरी नजरों से देखा तो लड़की बीच में ही रुक गई। ये सुनकर भवतोष को और भी तसल्ली हुई। उसने मन ही मन सोचा, चलो ये बिल्कुल ठीक है, इसी को एक सच्ची हिंदू गृहिणी बनाना मुमकिन होगा। शक्ल सूरत थोड़ी खराब है तो क्या हुआ, आखिर यही तो उसकी प्रतिज्ञा थी। शादी के समय वे हॉस्टल के सभी लड़कों को न्योता देकर जरूर बुलाएगा ताकि वे उसकी महानता देख सकें। भवतोष बोला, ठीक है,
अब तुम जा सकती हो। लड़की ने फिर से अपनी जीभ की नोक बाहर निकाली और पहले की तरह ही कहा, जा सकती हो। कामवाली तब उससे अपने साथ लेकर वहां से चली गई। भवतोष का जलपान धीरे धीरे खत्म हुआ। इसी बीच करीब 13 साल की एक किशोरी पीतल की डिबिया में पान भरकर ले आई। वह लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने देशी किनार वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसके पैरों में पायल की 4 लड़ियां थीं और हाथों में शुद्ध सोने के 2 सुंदर कंगन। दोनों भौहों के बीच उसने कट्ठे की एक बिंदी लगा रखी थी। पान रखकर वह लड़की वहां से चली गई। जाते समय उसने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से एक शरारती मुस्कान बिखेरी। भवतोष मन ही मन सोचने लगा, देखो ये रही एक सुंदर लड़की। फर्ज करो अगर इसी के साथ मेरी शादी तय होती तो क्या मेरा संकल्प बच पाता? मेरे सारे आदर्श, सारी कस्में सब गहरे पानी में डूब जाती। विलासिता और रूप के जाल में फंसकर शायद मैं अपना आपा ही खो दाता। मेरा दिमाग ही फिर जाता। नहीं, मैं सुख के लिए, मजे के लिए या प्रेम भरे जीवन के लिए शादी नहीं कर रहा हूं। मैं तो धर्म के लिए, संयम के लिए और एक आदर्श हिंदू गृहस्थ जीवन जीने के लिए शादी कर रहा हूं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का गर्व भवतोष के मन में हिलोरे लेने लगा। फिर वो उस युवक के साथ बाहर आ गया। कामवाली ने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, घर की औरतें पूछ रही हैं कि क्या लड़की पसंद आई? भवतोष ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ पसंद है। गाड़ी में वापस लौटते समय भवतोष दोपहर की उन तमाम घटनाओं के बारे में सोचने लगा। वो गांव के रास्तों से गुजर रहा था। रास्ते में उसने कई युवतियों को देखा जो कलश में पानी भरकर घर लौट रही थीं। भवतोष उन लड़कियों के चेहरे बड़े ध्यान से देख रहा था। उनमें कई सुंदर लड़कियां थीं और कई सांवली भी थीं, लेकिन उसे जगदम्बा जैसा बदसूरत चेहरा कहीं नहीं दिखा। गाड़ी धीरे धीरे खुले मैदानों में आ गई। उस समय भी उसका मन अपनी इंद्रियों पर जीत पाने के उत्साह से भरा हुआ था। फिर भी मन के किसी कोने में एक विचार आया कि उसने सांवली लड़की से शादी करने की प्रतिज्ञा की थी, ये सच है, पर अगर वो इतनी ज्यादा बदसूरत न भी होती तो कोई खास नुकसान नहीं था। खैर, जब वो पसंद है कह आया है तो अब इस बहस का क्या फायदा। इसी उधेड़-बुन में भवतोष घर पहुंचा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? हाँ पसंद है। तो फिर सब पक्का कर दूं? कर दीजिए। तो फिर ये शादी इसी अगहन के महीने में हो जाए? ठीक है। इतना कहकर भवतोष दूसरी तरफ चला गया। माँ ने देखा कि बेटे का मन कुछ भारी भारी सा है। उन्होंने सोचा कि पहले तो उसने बहुत उछल कूद मचाई थी कि सुंदर लड़की से शादी नहीं करूंगा, और अब राजी हो गया है तो शायद इसी वजह से उसे शर्म आ रही है। उस रात भवतोष ने कुछ भी नहीं खाया। उसने कह दिया कि वो उनके घर बहुत कुछ खाकर आया है और उसे भूख नहीं है। अब तक उसके मन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का वो जोश काफी कम हो चुका था। रात को लेटे हुए वो जैसे जैसे जगदम्बा का चेहरा याद करने लगा, वैसे वैसे उसका दिल जैसे बर्फ की तरह जमने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वो इतनी ज्यादा बदसूरत ना होकर सांवले रंग के साथ थोड़े ठीक ठाक नैन नक्श वाली होती तो बुरा नहीं होता। सोमवार की सुबह उठकर वो भोर की ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हो गया। माँ ने चलते समय याद दिलाया कि शादी में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए वो 2 दिन पहले ही घर आ जाए। हॉस्टल पहुंचने पर उसके दोस्तों ने देखा कि भवतोष का चेहरा बादलों की तरह काला पड़ा हुआ है। भवतोष चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। क्यों भवतोष बाबू, क्या खबर है? कहते हुए रजनी बाबू, शरद बाबू, राखाल बाबू, सतीश बाबू और कुमुद बाबू जैसे तमाम दोस्त वहां आ पहुंचे। भवतोष घर जाते समय इन सबको सब कुछ बताकर गया था। क्या खबर लायो भाई? भवतोष ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। खबर अच्छी है। उसके बाद सभी ने सवाल कर करके लड़की के रूप, गुण और उम्र के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। तभी शरद बाबू ने अचानक पूछा, लड़की का नाम क्या है? भवतोष ने नाम बताया। ये सुनकर सभी के चेहरों पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर गई। बस नृपेन बाबू अपना आपा खो बैठे और जोर जोर से हंसने लगे। जगदम्बा, क्या खूब नाम चुना है भाई। शरद बाबू ने टोका, नृपेन बाबू इसमें सी कौन सी हंसने वाली बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? नृपेन बाबू बोले, नहीं मैं का हंस रहा हूं। भला मैं क्यों हंसूंगा? रजनी बाबू ने बात संभाली, नहीं नाम में बुराई ही क्या है, पौराणिक नाम है। तुम लोगों को आजकल के नाटकीय नाम ही शायद पसंद आते हैं। ज्योत्सनामयी, सरसीबाला, तडिल्लता, मणिमालिनी। भवतोष ये सब सुनकर बड़ी गंभीरता से सिर हिलाने लगा। इन सब बातों को लेकर उसके मन में जो पहले उत्साह और जोश था वो आज जैसे कहीं गायब हो चुका था। शादी में अब सिर्फ 9 दिन बचे थे। ये 9 दिन भवतोष ने किस हाल में गुजारे ये सिर्फ वही जानता था। हॉस्टल के बाकी लोगों को भी कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था। भवतोष जैसे जैसे अपने मन में जगदम्बा के चेहरे की कल्पना करता वैसे वैसे उसका दिल गहरे अंधेरे से भर जाता। भवतोष कॉलेज तो जाता लेकिन लेक्चर में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी भूख के लिए पूरे हॉस्टल में मशहूर था।
पर अब उसकी थाली का आधा से ज्यादा खाना जूठा ही पड़ा रहता। वो अब किसी से हंसी मजाक नहीं करता था और हमेशा अपनी ही धुन में खोया रहता। हॉस्टल के लोग उसे छेड़ने लगे, भवतोष बाबू, अब तो आप में प्रेम रोग के सारे लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भवतोष को आसानी से नींद नहीं आती थी। वो बस करवटें बदलता रहता। जब बहुत मुश्किल से नींद आती भी तो उसे डरावने सपने घेर लेते। एक दिन उसने सपना देखा कि जगदम्बा ने काली मां का रूप धर लिया है। उसने उस दिन उसकी जीभ का जो छोटा सा हिस्सा देखा था, सपने में वो आधे से ज्यादा बाहर निकली हुई थी। उसके जैसे 2 नए हाथ निकल आए थे। उसके एक हाथ में खून से सनी तलवार थी और दूसरे में कटा हुआ सिर लटक रहा था। वो सिर हूबहू भवतोष जैसा दिख रहा था। एक और दिन उसने सपना देखा कि वो कांटों भरे जंगल में रास्ता भटक गया है। वो व्याकुल होकर रास्ता ढूंढ रहा था, तभी एक भैंसा उसे मारने के लिए दौड़ा। उस भैंसे ने बैंगनी रंग की बॉम्बे साड़ी पहन रखी थी और उसके धड़ पर जगदम्बा का चेहरा लगा था, जिसमें से 2 सींग निकले हुए थे। जब शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए, तब भवतोष ने सोचा कि मां को एक चिट्ठी लिखकर इस शादी को ही रुकवा देता हूं। उस दिन उसने बीमारी का बहाना बनाया और कॉलेज नहीं गया। वो सारा दिन अकेले कमरे में बैठा रहा और मां के नाम एक एक करके कई चिट्ठियां लिखीं और फिर उन्हें फाड़कर फेंक दिया। उसने सोचा कि जब हॉस्टल के लोगों को पता चलेगा कि शादी टूट गई है तो वे क्या कहेंगे। वो उनके ताने और हंसी मजाक को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। उस रात उसने लेटे लेटे सोचा कि वो किसी को बिना कुछ बताए पश्चिम की ओर कहीं भाग जाएगा। वो उठा, चिराग जलाया और ट्रेन का टाइम टेबल पलटकर देखने लगा। लेकिन सुबह होते ही उसका मन फिर बदल गया। छी, क्या इतने शोर शराबे और तमाशे के बाद मैं एक डरपोक कहलाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहूंगा, फिर चाहे मेरी किस्मत में जो भी लिखा हो। तय दिन पर वो घर पहुंचा। सही समय पर वो शादी के मंडप में भी उपस्थित हुआ। वहां लोगों की भीड़, रोशनी और शोर शराबे के बीच 10 दिनों के बाद आज उसका मन थोड़ा शांत हुआ। जब युद्ध का समय आता है तो कायर से कायर सैनिक भी डर भूल जाता है। शादी की रस्में शुरू हुईं। उस समय भवतोष का मन बिल्कुल सुन्न था। उस पल उसके मन में न डर था, न खुशी और न ही कोई निराशा। धीरे धीरे रस्मों का सिलसिला आगे बढ़ा और शुभ दृष्टि का समय आया। दूल्हा और दुल्हन के सिर पर चादर डाली गई ताकि वे एक दूसरे को देख सकें। जैसे ही भवतोष ने दुल्हन की ओर देखा, वो हैरान रह गया। ये वो जगदम्बा नहीं थी जो पिछले 10 दिनों से उसकी रातों का खौफनाक सपना बनी हुई थी। ये तो वही अद्भुत सुंदर लड़की थी जो पीतल की डिबिया में पान रखकर गई थी। फूल शैया की रात जब भवतोष ने अपनी नई दुल्हन से बात करने की बहुत कोशिश की और नाकाम रहा, तब उसने एक तरकीब लगाई। उसने सुन रखा था कि जो दुल्हन किसी भी हाल में मुंह नहीं खोलती, वो भी अपने मायके वालों की बुराई सुनकर फौरन बोल पड़ती है। इसलिए भवतोष ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तब पुलिना बोल पड़ी, मैं सुंदर हूं, इसलिए शायद आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अब कैसा लगा? हो गए ना बराबर। भवतोष अब तक इस पेचीदा पहेली को सुलझा नहीं पाया था। दिमाग में अब भी वही उलझन थी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अपनी जिज्ञासा को रोक न सका और उसने पूछ ही लिया, लेकिन एक बात बताओ, उस दिन मैंने जिस लड़की को देखा था वे फिर कौन थी? पुलिना ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, वो तो पड़ोस के कोलू वाले की बेटी थी। कैसी रही? आ गए ना झांसे में? भवतोष ये सुनकर सन्न रह गया। उसकी सारी कस्में, सारे आदर्श और वो 10 दिनों का भयानक मानसिक तनाव सब एक झटके में हवा हो गए। जिस सादगी और कुरूपता का वो गुणगान कर रहा था, वो महज एक सुनियोजित स्वांग था। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और धीरे धीरे एक ऐसा दौर भी आया जब वही कट्टर आदर्शवादी भवतोष, जो कभी सुंदरता से दूर भागता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। अपनी पत्नी के प्रेम के जादू में वो इस कदर गिरफ्तार हुआ कि अब उसकी बेताबी देखने लायक होती थी। गांव से चिट्ठी आने का जो वक्त तय था, वो उससे घंटों पहले ही बेचैनी में हॉस्टल के बाहर दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। जैसे ही डाकिया दूर से नजर आता, भवतोष खुद दौड़कर उससे मिलने पहुंच जाता, ताकि उसकी दुल्हन की लिखी चिट्ठी मिलने में एक पल की भी देरी ना हो। सारा वैराग्य और सिद्धांतों का दिखावा प्रेम की इस मधुर जीत के आगे घुटने टेक चुका था।